औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 24 है इलेक्ट्रॉनिक्स का, और आज हमने पढ़नी है वेरिएशन ऑफ क्यू पॉइंट कि क्यू पॉइंट जो है इसकी वेरिएशन किस तरह होती है, यानी कि किन फैक्टर्स के ऊपर क्यू पॉइंट जो है वो डिपेंड करता है। तो इसको हमने आज ज़रा डिटेल के साथ स्टडी करके देखना है। तो जो वेरिएशन है क्यू पॉइंट की वो टेक प्लेस करती है ड्यू टू द फॉलोइंग रीज़न। वो रीज़न मैं लिखने लगा हूँ यहाँ पर। द वेरिएशन ऑफ क्यू पॉइंट टेक्स प्लेस ड्यू टू following reasons. Number 1, due to the variation of temperature। टेम्परेचर की वेरिएशन की वजह से, और दूसरे नंबर ड्यू टू दी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स। तो टेम्परेचर की वेरिएशन और जो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेरिएशन इन क्यू पॉइंट। तो इस वजह से जो क्यू पॉइंट है उसके अंदर वेरिएशन जो है वो आती है। ये दो पॉइंट्स हैं, टेम्परेचर और मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स, कि टेम्परेचर के कम या ज़्यादा होने से किस तरह वेरी करता है, और मैन्युफैक्चरिंग यानी कि जब आप ट्रांजिस्टर को बना रहे हैं तो उसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स आ सकते हैं। कोई अच्छी क्वालिटी का ट्रांजिस्टर नहीं बना, उसको मैन्युफैक्चर करते हुए, उसे बनाते हुए प्रॉपर ख्याल ना रखा जाए चीज़ों का, तो उसकी वजह से उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स जो हैं वो आ जाते हैं। तो उनकी वजह से जो है वो इसमें वेरिएशन आती है क्यू पॉइंट के अंदर। तो नंबर 1 पे हम देखते हैं ड्यू टू वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर। पहले नंबर पर हम देखते हैं कि टेम्परेचर की वजह से वेरिएशन जो है वो किस तरह आती है। तो चेंज इन टेम्परेचर जो है वो अफेक्ट करता है वर्किंग ऑफ ए ट्रांजिस्टर इन 3 वेज। द चेंज इन टेम्परेचर affects the working of a transistor in 3 ways। 3 तरीक़ों से जो है वर्किंग ट्रांजिस्टर की जो है वो टेम्परेचर की वजह से वेरी करती है। तो वो 3 तरीके जो हैं वो 1 बाई 1 करके हम उनको स्टडी जो है वो करेंगे। तो पहले नंबर पर जो है फर्स्ट इसका जो रीज़न है, हम फर्स्ट वाला देखते हैं। तो नंबर 1 के ऊपर फर्स्टली जो रिवर्स सैचुरेशन करंट है ICBO इज़ हाईली सेंसिटिव। टेम्परेचर पे डिपेंड है, टेम्परेचर हाईली सेंसिटिव है। फर्स्टली
रिवर्स सैचुरेशन करंट ICBO, ये जो रिवर्स सैचुरेशन करंट है ICBO हाईली टेम्परेचर सेंसिटिव, इज हाईली टेम्परेचर सेंसिटिव, यानी कि इसकी सेंसिटिविटी टेम्परेचर के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। इट बिकम डबल फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, तो इसकी वैल्यू डबल हो जाती है, यानी जब टेम्परेचर को आप इंक्रीज करते हैं तो ये रिवर्स सैचुरेशन करंट जो है ये हर 10 डिग्री इंक्रीज के बाद डबल हो जाती है। इट बिकम्स डबल आफ्टर every increase of 10 degree centigrade rise in temperature, यानी कि अगर आप टेम्परेचर को 10 डिग्री का राइज देंगे, हर 10 डिग्री के राइज के बाद एवरी 10 डिग्री के राइज के बाद ये करंट डबल हो जाएगी, यानी कि ये कितनी सेंसिटिव है। टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ाया लेकिन उसका इफेक्ट जो है वो इसके ऊपर डबल आ रहा है। अच्छा, दूसरे नंबर पे ये तो पहला हो गया। सेकंड नंबर पे हमारे पास जो बेस एमिटर वोल्टेज है, सेकेंडली द बेस एमिटर वोल्टेज VBE, बेस एमिटर वोल्टेज जो है VBE, जो बेस और एमिटर के दरमियान में वोल्टेज होता है, चेंजेस विद टेम्परेचर, ये भी टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, चेंजेस विद टेम्परेचर, इसमें भी टेम्परेचर के साथ चेंज आती है। उसके बाद तीसरे नंबर पर जो HFE है, थर्ड नंबर पर, thirdly the HFE, जो HFE है चेंजेस विद टेम्परेचर, तो ये HFE जो है ये भी चेंजेस विद टेम्परेचर, ये भी टेम्परेचर के साथ चेंज होती है। तो ये तीन चीज़ें हैं जो क्यू पॉइंट को वेरी करती हैं विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। पहले नंबर पर रिवर्स सैचुरेशन करंट जो है ये हाई टेम्परेचर सेंसिटिव होती है, अगर आप 10 डिग्री का भी इंक्रीज दें तो इस करंट के अंदर डबल का इफेक्ट जो है वो आ जाता है। दूसरे नंबर के ऊपर जो बेस मीटर वोल्टेज है ये भी टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, और तीसरे नंबर पर जो HFE है ये भी टेम्परेचर के साथ जो है वो चेंज होती है। तो ड्यू टू वेरिएशन इन टेम्परेचर, जो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ड्यू टू वेरिएशन इन टेम्परेचर, जो वेरिएशन है टेम्परेचर के अंदर, द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, जो आपके पास इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जाहिर बात है ट्रांजिस्टर के जो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, चेंज एज शोन इन फिगर ए। तो ये जो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये चेंज होते हैं, जो कि अभी हम एक फिगर बनाएंगे ए, उसके अंदर हम शो करेंगे। तो मैं वो फिगर जो है वो पहले फिगर ए जो है वो ड्रा करता हूँ।
फिर इसके बाद हम इसको फर्दर जो है वो डिस्कस करते हैं। तो फिगर ए जो है ये देखें कि ये हमारे पास इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इस तरफ हमारे पास आई बी माइक्रो एम्पियर में है और इस तरफ हमारे पास वी बी ई है वोल्ट्स के अंदर। तो मैं कह देता हूं कि यहां पर ये 40 माइक्रो एम्पियर है, ठीक है। उसके बाद इधर 100 माइक्रो एम्पियर है, फिर यहाँ पर 200 माइक्रो एम्पियर है और इसके ऊपर 240 माइक्रो एम्पियर है। तो यहाँ पर इसको कह देते हैं कि ये कोई 0.2 है, ठीक है जी। इधर 0.4 है और यहाँ पर 0.6 है और इधर कोई 0.8 है। तो अब आप यहाँ से ग्राफ बनाएं, एक ये ग्राफ आएगा और दूसरा एक ये ग्राफ आएगा। ये अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर है और ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर है। ठीक है जी, एक 0 डिग्री के ऊपर है और एक 50 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर है। तो ये दो हमारे पास इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के ग्राफ, और ये हमें पता है कि ये इंक्रीज कर रहा है, यानी कि जो जो आप वी बी वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं उसके साथ साथ जो आई बी वोल्टेज है वो भी इंक्रीज हो रही है। ये क्लियर कट हमें जो है वो नज़र आ रहा है इस ग्राफ से। तो अब आप देखें कि अगर मैं ये जो 200 माइक्रो एम्पियर वाला पॉइंट है इसको इसके साथ मिला दूं और यहां से एक परपेंडिकुलर ये ड्रा कर दूं, ठीक है। तो यहां से 40 माइक्रो एम्पियर भी इससे जाके मिल जाएगा, ये 100 माइक्रो एम्पियर भी इससे मिल जाएगा, ठीक है। और ये 240 माइक्रो एम्पियर भी इससे मिल जाएगा जाके। ठीक है जी, तो ये ग्राफ जो है ये हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। ये आपके पास फिगर ए है, इसको आप कह लें ये फिगर ए है। अब हमने कहा कि ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर इन कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं ये चेंज होते हैं। तो अब ये किस तरह चेंज होते हैं? जो फिक्स्ड बाइस है हमारे पास, फिक्स्ड बेस वोल्टेज, तो जो द फिक्स्ड बेस बाइस वोल्टेज है, ठीक है जी, VBB, फिक्स्ड बाइस वोल्टेज जो VBB है, तो ये VBB जो है हमारे पास 40 माइक्रो एम्पियर के ऊपर ये 0.8, ठीक है। VBB जो है वोल्टेज VBB 0.8 वोल्ट,
will allow the base current IB 40 microampere to change to 240 microampere as temperature to 240 microampere as temperature changes from 0 degree centigrade to 50 degree centigrade। तो जो फिक्स्ड बेस बायस वोल्टेज VB 0.8 वोल्ट है, ये अलाउ करता है बेस करंट को, यानी कि इसकी वजह से बेस करंट जो है वो चेंज होती है 40 माइक्रो एम्पेयर से। देखें 40 माइक्रो एम्पेयर से लेकर 240 माइक्रो एम्पेयर तक, 0 डिग्री से लेकर 50 डिग्री तक ये चेंज आ रही है कि अब ये काफ़ी लार्ज चेंज जो है वो आ रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कांस्टेंट VBB है उसके ऊपर बेस करंट IB जो है वो वेरी करती है विद द वेरिएशन इन टेम्परेचर। ठीक है जी, तो वी कैन से दैट, ठीक है जी, हम ये बात कह सकते हैं। अब इसका कंक्लूजन हम ड्रा कर रहे हैं कि हम ये बात कह सकते हैं कि एट कांस्टेंट VBB जो आपके पास कांस्टेंट VBB है, ये कांस्टेंट VBB था हमारे पास, ये 0.84, ये इसके ऊपर है, ये VBB इधर 0.84 वोल्ट है। तो इस कांस्टेंट VBB के ऊपर जो बेस वोल्टेज है, बेस करंट IB, द बेस करंट IB वेरीज with the temperature। तो ये वेरी करती है टेम्परेचर के साथ। ठीक है जी, अब जारी बात आप देख सकते हैं कि 0 से 50 डिग्री तक जब आपने टेम्परेचर चेंज किया है तो IB जो है वो 40 माइक्रो एम्पेयर से चेंज होकर 240 माइक्रो एम्पेयर तक उसके अंदर चेंज आई है, यानी कि इंक्रीज हुई है। जब आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया है तो जो कांस्टेंट VBB वोल्टेज है उसके ऊपर करंट जो है वो 40 माइक्रो एम्पेयर से इंक्रीज होकर तो 240 माइक्रो एम्पेयर तक पहुंच गया, यानी कि टेम्परेचर के इंक्रीज करने से जो बेस करंट है वो इंक्रीज हो रही है। अब हमें इस बात का पता है कि as we know that हमें इस बात का पता है कि जो HFE है ये बराबर होती है IC/IB, यानी कि दैट इज द रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट टू द बेस करंट। तो ये हमें ये बताता है कि जो FE है वो चेंज होती है विद द वेरिएशन इन टेम्परेचर। This tells us that HFE changes with the variation in temperature। कि HFE जो है उसके अंदर भी वेरिएशन, यानी कि HFE IC और IB जो है ये भी चेंज होती है टेम्परेचर के साथ। तो ये जो करंट रेशियो है HFE वेरीज विद टेम्परेचर ओवर ए कंसिडरेबल रेंज।
तो ये कंसिडरेबल रेंज तक चेंज होती है फॉर ए गिवन ट्रांजिस्टर, जैसा कि अभी हम एक और फिगर बी जो है वो बनाएंगे। द करंट रेशो एच एफ ई, अब ये जो करंट रेशो एच एफ यानी कि आई सी ओवर आई बी जो है वेरीज विथ टेम्परेचर, varies with temperature in considerable range। ये considerable range में ये चेंज होती है फॉर ए गिवन ट्रांजिस्टर for a given transistor as shown in figure B। तो अब हम जो है वो फिगर बी बनाएंगे, क्योंकि अब पहले तो हमने वेरिएशन आई बी की देखी है, अब ये जो वेरिएशन है आई बी और आई सी यानी कि इनपुट और आउटपुट के दरमियान में जो वेरिएशन है, नाउ वी विल चेक दैट। तो इसके लिए भी मैं फिगर जो है वो ड्रा करता हूँ कि ये किस तरह वेरी करती है। आप देखेंगे ये हमारे पास ग्राफ है जो कि एच एफ ई और टेम्परेचर के दरमियान है, एच एफ ई और टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान। तो यहाँ पर देखें कि आपके पास ये पॉइंट 20 के ऊपर है, इधर 0 है, ये -20 है, इधर 0 है, इधर 20 है, फिर इधर 40 है और इधर 60 है। ठीक है जी, यहाँ पर 80 है, इधर 100 है, इधर 120 है, इधर 140 है, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर 160 है और इधर 180 है। अब ये इधर से ग्राफ शुरू हो रहा है, ये ग्राफ जा रहा है, ठीक है। तो एच एफ ई जो है वो चेंज हो रहा है विद द वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर। एज एच एफ ई चेंजेस with the variation of temperature। तो एच एफ ई जो है उसके अंदर वेरिएशन आ रही है विद रिस्पेक्ट टू, आप देख सकते हैं कि ये इंक्रीज कर रहा है, जो जो टेम्परेचर बढ़ रहा है इसके अंदर जो है वो इंक्रीज जो है वो आ रही है। तो लिहाजा therefore from the relation, लिहाजा हमारे पास जो रिलेशन है कि आई सी एच एफ ई आई बी, आई सी जो है वो चेंज होगी विद वेरिएशन इन टेम्परेचर। ठीक है, आई सी चेंजेस with the variation in temperature, यानी कि जो कलेक्टर करंट है
उसके अंदर वेरिएशन आएगी, वो चेंज होगी टेम्परेचर के साथ। तो इसका मतलब है कि दिस इम्प्लाई दैट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज, सो क्यू पॉइंट इज शिफ्टेड। तो अगर ये वेरिएशन आ रही है तो इसका मतलब है इट मीन्स दैट द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के जो आपके पास आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं चेंज, वो चेंज करेंगे। सो क्यू पॉइंट विल बी शिफ्टेड। तो फिर क्यू पॉइंट शिफ्ट होगा। अब क्यू पॉइंट ऑब्वियसली आपने यही पढ़ा है कि क्यू पॉइंट जो है वो अच्छे ऑपरेशन के लिए, ट्रांजिस्टर के लिए क्यू पॉइंट को जो है उसके मिडल पे होना चाहिए, लोड लाइन के मिडल पे होना चाहिए। तो अब जब टेम्परेचर के अंदर चेंज आएगी तो चूंकि आईसी चेंज हो रही है तो उसकी वजह से क्यू पॉइंट जो है वो भी शिफ्ट होगा, उसमें भी वेरिएशन आएगी। तो लिहाजा जो वेरिएशन ऑफ क्यू पॉइंट है टेक प्लेस करती है ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर। हेंस द वेरिएशन of Q point takes place due to the variation of temperature। तो इसलिए Q पॉइंट जो है उसके अंदर वेरिएशन आएगी टेम्परेचर, क्योंकि क्यू पॉइंट भी जो है वो आई सी, आई बी, वी बी ई और इनके ऊपर डिपेंड करता है। तो जब ये चीज़ें टेम्परेचर के साथ चेंज होगी तो फिर क्यू पॉइंट भी डीसी लोड लाइन के ऊपर शिफ्ट होगा, लिहाजा टेम्परेचर की वेरिएशन से आपका क्यू पॉइंट जो है वो वेरी करेगा। उसके बाद सेकंड नंबर पर जो है इसके अंदर वो है हमारे पास ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स, कि जो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स होते हैं उनसे भी क्यू पॉइंट जो है वो वेरी करता है। तो नंबर 2 पर हम देखते हैं ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स। तो इन स्पाइट ऑफ द ट्रिमेंडस प्रोग्रेस मेड इन टेक्नोलॉजी, अब तो टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हो गई है, लेकिन उसके बावजूद जो मैन्युफैक्चरिंग है सेमी कंडक्टर डिवाइसेस की, सेमी जो ट्रांजिस्टर हैं ऑफ सेम काइंड डू नॉट हैव द सेम रेंज, यानी कि एक ही तरह के जो ट्रांजिस्टर होते हैं उनकी रेंजेस डिफरेंट होती है। हालांकि टेक्नोलॉजी अब बड़ी एडवांस हो गई है, बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आ गई है। इन स्पाइट of the tremendous advancement in technology, एक बहुत बड़ी एडवांसमेंट इस वक्त टेक्नोलॉजी के अंदर आ चुकी है ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की यानी कि जो बहुत एडवांस हो चुका है अब तो टेक्नोलॉजी के अंदर, के जिसमें हम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को मैन्युफैक्चर करते हैं, बनाते हैं। तो जो ट्रांजिस्टर हैं सेम काइंड के डू नॉट हैव द सेम रेंज, सो द ट्रांजिस्टर्स of same kind
डू नॉट हैव द सेम रेंज। तो जो ट्रांजिस्टर हैं सेम काइंड के, एक जैसे, उनकी रेंजेस जो हैं वो सेम नहीं होती। इसका मतलब है कि यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कोई मसला है। बिकॉज ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग द क्वालिटी ऑफ इम्प्योरिटी एटम्स कैन नॉट बी डिटेक्टेड एक्यूरेटली फॉर सिमिलर टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर। क्योंकि जब आप ट्रांजिस्टर को बना रहे होते हैं, जो इम्प्योरिटी एटम्स होते हैं उनकी क्वांटिटी जो होती है उसको एक्यूरेटली डिटेक्ट नहीं किया जाता। तो जिस वजह से सेम रेंज के आपको ट्रांजिस्टर जो है वो नहीं मिलता। यानी कि उन एटम्स को जो आप इम्प्योरिटी ऐड कर रहे होते हैं उसमें वो उनकी तादाद जो है वो ऊपर नीचे हो जाती है, जिसकी वजह से ट्रांजिस्टर जो है वो सेम रेंज को शो नहीं करते। बिकॉज ड्यूरिंग दी मैन्युफैक्चरिंग, कि जब आप मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं मैन्युफैक्चरिंग तो जब आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, वो वक्त जब आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, द क्वांटिटी ऑफ इम्प्योरिटी एटम्स, द क्वांटिटी ऑफ impurity atoms cannot be detected accurately। तो उनको हम एक्यूरेटली जो है वो डिटेक्ट नहीं कर सकते फॉर सिमिलर टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर, फॉर सिमिलर टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर, सिमिलर टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर के लिए। यानी कि इम्प्योरिटी एटम ऑब्वियसली आप ऐड करते हैं या फिफ्थ ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट टेबल से या थर्ड ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट टेबल से। तो जब आप उसको ट्रांजिस्टर को बना रहे हैं तो वो जो इम्प्योरिटी एटम आप ऐड करते हैं उनकी जो क्वांटिटी है, यानी कि कितने एटम आपने ऐड किए हैं, वो क्वांटिटी एग्जैक्टली आपसे डिटेक्ट नहीं होती। तो उस क्वांटिटी के एग्जैक्टली सेम एक्यूरेटली डिटेक्ट ना होने की वजह से जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं फिर उनकी डिफरेंट सेम काइंड के जो होते हैं वो डिफरेंट रेंज को शो कर रहे होते हैं। तो इसीलिए फिर जो HFE है, ठीक है, जो IC और IB है की रेशियो है, therefore HFE is not closely controlled in manufacturing। तो उसको मैन्युफैक्चरिंग में हम क्लोजली कंट्रोल नहीं कर रहे। एंड ए टिपिकल रेटिंग माइट बी, और जो टिपिकल रेटिंग है, एंड टिपिकल रेटिंग माइट बी, और जो टिपिकल रेटिंग है इसके लिए वो HFE 60 के बराबर ये रेशो होगी, बट विद ए रेंज फ्रॉम 30 to 110। लेकिन ये रेंज कहाँ से होगी? 30 से लेकर 110 तक। बट विद ए रेंज फ्रॉम 30 to
110, 30 से 110 तक की रेंज के अंदर। तो इसका मतलब है कि जो चेंज है HFE के अंदर, उसकी वजह से IC जो है वो भी चेंज होगा। सो ड्यू टू चेंज इन HFE, तो अगर HFE क्योंकि रेशियो है IC और IB की, अगर HFE के अंदर चेंज होती है तो IC विल आल्सो चेंज, तो IC जो है फिर वो भी चेंज होगी, उसके अंदर भी चेंज आएगी एज IC इज इक्वल टू HFE IB। ठीक है, तो वो IC भी चेंज होगा। तो इसका मतलब है कि जो आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स हैं वो भी चेंज होंगे। हैंस इट मीन्स दैट द आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स, जो आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स हैं विल आल्सो चेंज, जो आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स हैं वो भी फिर चेंज होंगे। तो लिहाजा अगर आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स चेंज होंगे तो सो क्यू पॉइंट विल बी शिफ्टेड, तो फिर क्यू पॉइंट भी शिफ्ट होगा। सो द क्यू पॉइंट विल बी शिफ्टेड, तो फिर क्यू पॉइंट भी शिफ्ट है। अब देखें बात यह है कि जो सेम काइंड के नहीं है, अब वजह क्या है? वजह यह है कि चूंकि जो चेंज HFE की, अब HFE की है दैट इज द रेशियो ऑफ IC ओवर IB, तो अगर HFE चेंज हो रही है तो फिर इसका मतलब है कि IC भी चेंज होगा, क्योंकि IC बराबर है HFE IB के। HFE के अंदर चेंज आएगी तो IC भी चेंज। तो IC क्या है? ये आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स के ऊपर आपके पास कलेक्टर करंट है, तो इसका मतलब है कि आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स चेंज होंगे, तो आप आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स के ऊपर ही क्यू पॉइंट को ड्रा करते हैं। तो फिर अगर आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स चेंज होंगे तो फिर क्यू पॉइंट के अंदर भी चेंज आएगी। तो इसका मतलब है कि जो क्यू पॉइंट है, therefore variation of Q point takes place, तो इसलिए जो वेरिएशन है Q पॉइंट की वो टेक प्लेस करती है ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स, ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स। लिहाजा जब आप ट्रांजिस्टर को बना रहे होते हैं तो उसके अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स आते हैं उसकी वजह से क्यू पॉइंट जो है उसके अंदर शिफ्ट आती है, क्यू पॉइंट जो है वो चेंज होता है। अब सपोज करें कि क्यू पॉइंट जो है वो है एट IB इज इक्वल टू 80 माइक्रो एम्पियर एंड IC जो है वो 4.6 मिली एम्पियर है। When transistor is replaced by a new one of same kind, so then Q point cannot be maintained at IB 80 microampere and IC 4.6 milliampere, क्योंकि different transistor of same kind have different HFE। तो मैन्युफैक्चरिंग इफेक्ट की वजह से यहाँ पर HFE के अंदर चेंज आएगी, तो FHE के अंदर चेंज आएगी तो IC भी चेंज होगा, और IC अगर चेंज होगा तो फिर Q पॉइंट भी शिफ्ट होगा। तो सपोज के क्यू पॉइंट, सपोज दैट क्यू पॉइंट is at IB 80 micro
एम्पेयर, तो क्यू पॉइंट जो है वो आई बी 80 माइक्रो एम्पेयर पे है एंड आई सी 4.6 मिली एम्पेयर पे है। व्हेन ट्रांजिस्टर इज रिप्लेस्ड when ट्रांजिस्टर इज रिप्लेस्ड, जिस वक्त हम ट्रांजिस्टर को रिप्लेस कर देते हैं, when transistor is replaced by a new one of same kind, by a new one of same kind, ठीक है जी, सेम काइंड का एक नया ट्रांजिस्टर उसकी जगह जब लगा देते हैं, देन क्यू पॉइंट कैन नॉट बी मेंटेन्ड, देन क्यू पॉइंट कैन नॉट maintained at IB 80 microampere and IC 4.6 मिली एम्पेयर। तो क्यू पॉइंट इस पर मेंटेन ही रहता, क्योंकि बिकॉज डिफरेंट ट्रांजिस्टर ऑफ सेम काइंड, because different transistors of same kind have different, तो डिफरेंट काइंड है कि हमारे पास ट्रांजिस्टर हैं, because different kind of transistor of same kind have different HFE, उनकी different HFE होगी, यानी कि रेशियो ऑफ IC और IB सेम काइंड के हैं, डिफरेंट ट्रांजिस्टर हैं लेकिन डिफरेंट HFE है, ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स की वजह से। तो लिहाजा अब अगर HFE के अंदर चेंज होती है तो फिर IC भी चेंज होगा और क्यू पॉइंट जो है वो शिफ्ट होगा। हैंस ड्यू टू चेंज इन HFE the IC will also change and the Q point will be shifted। तो Q पॉइंट जो है वो शिफ्ट होगा, यानी कि यहां से हम ये कंक्लूजन ड्रा कर सकते हैं कि जब आप ट्रांजिस्टर्स जो हैं उनको मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग होते सेम काइंड के हैं, लेकिन जब आप उनकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग के दौरान उनके अंदर कुछ डिफेक्ट्स आते हैं जिसकी वजह से HFE जो है वो सेम काइंड ऑफ ट्रांजिस्टर्स के लिए डिफरेंट होती है। होते सेम काइंड के हैं लेकिन HFE डिफरेंट होने का मतलब ये है कि फिर IC डिफरेंट होगा। अगर IC उन ट्रांजिस्टर के लिए डिफरेंट होगा तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट होंगे, तो जब आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो डिफरेंट होंगे तो फिर क्यू पॉइंट जो है वो शिफ्ट कर जाएगा, यानी कि क्यू पॉइंट के अंदर जो है वो शिफ्टिंग आएगी। हमें इस बात का तो पता है कि क्यू पॉइंट का जो बेस्ट पोर्शन होता है या बेस्ट रीजन होता है कि जहाँ पर क्यू पॉइंट को लाई करना चाहिए वो तो उसका सेंट्रल रीजन होता है, लेकिन इन मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स और टेम्परेचर के इफेक्ट्स की वजह से जो ट्रांजिस्टर का ऑपरेशन है वो मुतासर होता है। तो ट्रांजिस्टर का ऑपरेशन जब मुतासर होगा तो ऑब्वियसली क्यू पॉइंट जो है फिर वो डीसी लोड लाइन के ऊपर जो है वो स्विंग करेगा। तो जब वो डीसी लोड लाइन के ऊपर स्विंग करेगा
तो क्यू पॉइंट जो वो शिफ्ट होगा, वो सेंट्रल पोर्शन में नहीं रहेगा। इसका मतलब है कि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स और जो टेम्परेचर की वेरिएशन है उसकी वजह से ट्रांजिस्टर की परफॉर्मेंस जो है वो असरअंदाज होती है और क्यू पॉइंट जो है वो शिफ्ट करता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये अब हमने जो है सिलेक्शन ऑफ क्यू पॉइंट जो है वो देख ली, क्योंकि हम बायस पढ़ रहे हैं ट्रांजिस्टर का, कि हम ट्रांजिस्टर को किस तरह बायस करते हैं, कैसे उसकी बायसिंग करते हैं। ठीक है जी, अब नेक्स्ट जो है वो हमने जो चीज़ डिस्कस करनी है वो वोल्टेज डिवाइडर बायस जो है ट्रांजिस्टर का, उसको डिस्कस करना है हमने। वोल्टेज डिवाइडर बायस ऑफ ट्रांजिस्टर, दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक। चूँकि हम बाइसिंग जो है वो ट्रांजिस्टर की स्टडी कर रहे हैं, तो उस बाइसिंग में फिर नेक्स्ट जो है वो हम वोल्टेज डिवाइडर बायस जो है ट्रांजिस्टर का, उसको स्टडी करेंगे। तो जो प्रोसेस है ऑब्टेनिंग करने का डीसी कलेक्टर करंट एट ए सर्टेन डीसी कलेक्टर वोल्टेज, डीसी कलेक्टर करंट को किसी डीसी कलेक्टर वोल्टेज के ऊपर जो करंट हासिल करने का तरीका है, ठीक है जी, उसको हम नाम देते हैं बाय सेटिंग द ऑपरेटिंग पॉइंट इज कॉल्ड बाइसिंग, जिसमें हम ऑपरेटिंग पॉइंट की सेट करते हैं, यानी कि किस जगह पर ऑपरेटिंग पॉइंट को डीसी लोड लाइन के ऊपर होना चाहिए। तो अब हम जो है वो एक मेथड स्टडी करेंगे बाइसिंग ऑफ ए ट्रांजिस्टर का फॉर ए लीनियर ऑपरेशन। नो वी विल स्टडी, अब हम स्टडी करेंगे एक मेथड को, ए मेथड ऑफ बाइसिंग ए ट्रांजिस्टर की बाइसिंग का मेथड पढ़ेंगे फॉर लीनियर ऑपरेशन, using sensitive source resistive, using a single source resistive voltage divider, using a single source resistive voltage divider। सिंगल सोर्स रेजिस्टिव सोर्स जो है उसको लेकर हम इसको स्टडी, तो ये सबसे ज़्यादा वाइडली यूज्ड मेथड है, सबसे ज़्यादा हम इसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा और भी मेथड्स हैं कि, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो ये वाला मेथड जो है वो यूज़ होता है। दिस इज़ मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड। तो ये सबसे ज़्यादा ये वाला मेथड जो है वो यूज़ किया जाता है। हालांकि इसके अलावा और 4 मेथड्स भी हैं, वो भी आप स्टडी करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा जो सबसे ज़्यादा मेन है वो इसी के साथ है कि ये जो वोल्टेज डिवाइडर वाला है, ठीक है, वोल्टेज डिवाइडर बायस जो है इसको हमने स्टडी करना है। तो जो प्रोसेस है ऑब्टेनिंग ए सर्टेन डीसी कलेक्टर करंट, द प्रोसेस of obtaining
वो प्रोसेस के जिसके अंदर हम ऑब्टेन करते हैं अ सर्टेन डीसी कलेक्टर करंट, अ सर्टेन डीसी कलेक्टर करंट आईसी। ठीक है जी, कलेक्टर करंट आईसी को करते हैं हासिल एट ए सर्टेन DC collector voltage VC by setting up the operating point, by setting up the operating point is called बाइसिंग। तो इस प्रोसेस को हम बाइसिंग करते हैं। तो जब वो प्रोसेस के जिसके अंदर हम ऑब्टेन करते हैं सर्टेन डीसी कलेक्टर करंट को किसी सर्टेन डीसी कलेक्टर वोल्टेज पर बाय सेटिंग द ऑपरेटिंग पॉइंट, कि ऑपरेटिंग पॉइंट को डीसी लोड लाइन पर किस जगह पर होना चाहिए, तो इस प्रोसेस को हम बाइसिस कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर मेथड जो है वो बाइस करने का ट्रांजिस्टर को, वो है वोल्टेज डिवाइडर बाइस। द वोल्टेज डिवाइडर बाइस is the most popular way to bias the transistor। तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है, ठीक है, वो वोल्टेज डिवाइडर बायस का मेथड है ट्रांजिस्टर को बायस करने के लिए, ट्रांजिस्टर की बाइसिंग के लिए। तो इसके अंदर कुछ रजिस्टर जो हैं वो यूज़ की जाती हैं। इट यूजेस ए फ्यू रजिस्टर्स टू मेक श्योर दैट वोल्टेज डिवाइडेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू द ट्रांजिस्टर एट करेक्ट लेवल्स, यानी कि डिफरेंट रेजिस्टेंसेस को यूज़ किया जाता है ताकि वोल्टेज जो है वो प्रॉपरली जो है वो डिवाइड हो सके तमाम रेजिस्टेंसेस के अंदर। So it uses a few resistors इसके अंदर कुछ रेजिस्टर्स जो हैं वो यूज होती हैं टू मेक श्योर दैट द वोल्टेज इज डिवाइडेड, टू मेक श्योर दैट द वोल्टेज इज डिवाइडेड, कि वोल्टेज जो है वो डिवाइड हो गया एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू द ट्रांजिस्टर and distributed in the transistor at correct levels। तो मुख्तलिफ रजिस्टर्स वोल्टेज डिवाइडर को बनाने के लिए मुख्तलिफ रजिस्टर्स जो हैं उनको यूज़ किया जाता है ताकि जो वोल्टेज है वो डिवाइड और डिस्ट्रीब्यूट हो जाए ट्रांजिस्टर के अंदर करेक्ट लेवल्स के ऊपर, एक जैसे लेवल के ऊपर, सेम लेवल के ऊपर। तो जो वोल्टेज डिवाइडर है हैज़ रिप्लेस्ड बेस बैटरी इन ट्रांजिस्टर सर्किट। तो द वोल्टेज डिवाइडर
हैज़ रिप्लेस्ड, तो वोल्टेज डिवाइडर जो है ये रिप्लेस करता है बेस बैटरी इन द ट्रांजिस्टर सर्किट। यानी कि ट्रांजिस्टर सर्किट के अंदर जो आपने बेस बैटरी लगाई होती है, वोल्टेज डिवाइडर जो है ये उससे उसको रिप्लेस करता है। तो जो वोल्टेज डिवाइडर है इज फॉर्म्ड बाय एक्सटर्नल रेजिस्टेंसेस R1 एंड R2। द वोल्टेज divider is formed by using external resistances R1 and R2। तो इसको बनाने के लिए हम दो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R1 और R2 का यूज़ करते हैं। तो जो वोल्टेज अक्रॉस R2 है वो फॉरवर्ड बायस करता है एमिटर जंक्शन को। द वोल्टेज अक्रॉस R2 फॉरवर्ड बायस एमिटर बेस जंक्शन। जो आपके पास वोल्टेज है रेजिस्टेंस R2 के क्रॉस, उसकी वजह से एमिटर बेस जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बायस हो जाता है। तो मैं अब इसकी जो है यहाँ पर फिगर जो है उसको ड्रा करता हूँ, ठीक है। फिर हम इसको मज़ीद जो है वो समझने की कोशिश करते हैं उस फिगर की मदद से कि हाउ दिस वोल्टेज डिवाइडर विल वर्क। तो नाउ आई विल ड्रा द फिगर वोल्टेज डिवाइडर सर्किट जो है इसकी फिगर को ड्रा करता हूँ। तो आप देखें कि ये आपके पास एक NPN ट्रांजिस्टर है, ठीक है जी। ये एक आपके पास NPN ट्रांजिस्टर है, ठीक है। इसके कलेक्टर के साथ ये रेजिस्टेंस RC लगी हुई है, इधर से ये बेस है, इस बेस के साथ एक ये रेजिस्टेंस लगी हुई है और एक नीचे ये रेजिस्टेंस लगी हुई है। ये R1 है और ये R2 है। उसके बाद एमिटर को आपने ग्राउंड किया हुआ है क्योंकि ये कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। यहाँ पर ये RE रेजिस्टेंस जो है वो लगी हुई है, ठीक है। तो इसको इसके साथ मिला दें तो यहाँ पर ये वोल्टेज जो है ये VCC वोल्टेज है। ये इस तरफ जो आपके पास वोल्टेज है ये VCE है। ये करंट IC फ्लो कर रही है, यहाँ पर करंट IE जो है वो फ्लो कर रही है, ठीक है। इधर ये जो है ये चूंकि बेस है, ये एमिटर है और ये कलेक्टर था, इसके अक्रॉस ये वोल्टेज VBE है, जिसको हम कहते हैं बेस एमिटर वोल्टेज। ये आपके पास क्या है, ये वोल्टेज डिवाइडर सर्किट है। फिगर ए वोल्टेज डिवाइडर
बायस सर्किट फॉर ट्रांजिस्टर। ये वोल्टेज डिवाइडर सर्किट है आपके पास ट्रांजिस्टर के लिए। तो आप इस सर्किट को अगर देखें तो इसमें R1 R2 दो एक्सटर्नल रेजिस्टेंसेस लगी हुई हैं, RC कलेक्टर की रेजिस्टेंस है, RE एमीटर की रेजिस्टेंस है, IE IC करंट्स जो हैं वो फ्लो कर रही हैं। जो बेस है उसको आपने दो रेजिस्टेंस जो है इसमें से I1 करंट गुजर रही है, इसमें से I2 करंट जो है वो पास कर रही है जी। ठीक है जी। तो वोल्टेज डिवाइडर जो है वो होल्ड करता है बेस वोल्टेज को इंडिपेंडेंट ऑफ द बेस करंट प्रोवाइडेड दैट द डिवाइडर करंट इज लार्ज कंपेयर टू द बेस करंट। तो वोल्टेज डिवाइडर जो है वो होल्ड कर लेता है बेस वोल्टेज को। द वोल्टेज डिवाइडर होल्ड द बेस वोल्टेज, यानी कि बेस वोल्टेज को होल्ड कर लेता है, उसको एक खास मकदार से आगे बढ़ने नहीं देता, फिक्स कर देता उसको इंडिपेंडेंट ऑफ द बेस करंट ऑफ द बेस करंट। तो अब वो इंडिपेंडेंट, सारी बात आपने उसको होल्ड कर लिया, फिक्स कर दिया था, वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा बेस करंट से प्रोवाइडेड द डिवाइडर करंट इज लार्ज, provided that the divider current is large as compared, कि जो डिवाइडर करंट है वो लार्ज है एज कंपेयर टू द बेस करंट, बेस करंट के मुकाबले में। उसकी वजह यह है कि आपने जो वोल्टेज डिवाइडर है वो बेस वोल्टेज को होल्ड कर रहा है। तो जब वो बेस वोल्टेज को होल्ड कर रहा है तो इसका मतलब है कि अब IB और बेस वोल्टेज जो है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो गए हैं। तो जो डिवाइडर करंट है वो फिर इसका मतलब है कि वो जो करंट डिवाइड हो रही है रेजिस्टेंसेस के अंदर वो लार्ज होगी बेस करंट IB से। लेकिन फिर भी जो हमारे पास फिक्स बेस वोल्टेज है, कलेक्टर करंट उसके अंदर वेरी करती है विद टेम्परेचर। However, even with a fixed base वोल्टेज, हमारे पास जो फिक्स्ड बेस्ड वोल्टेज है, ठीक है, इवन के हमारे पास फिक्स्ड बेस वोल्टेज है, लेकिन जो कलेक्टर करंट है वो वेरी करती है टेम्परेचर से। बट द कलेक्टर करंट IC वेरीज विद टेम्परेचर। लेकिन जो कलेक्टर करंट है, हालांकि बेस वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट है, लेकिन कलेक्टर करंट जो है फिर भी उसके बावजूद वेरी करती है टेम्परेचर से, यानी कि कलेक्टर करंट के अंदर विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर जो है वो वेरिएशन आती है। अब जो है इस मसले को हल करने के लिए एक एमिटर रजिस्टर जो है वो ऐड की जाती है टू स्टेबलाइज द क्यू पॉइंट। ठीक है, चूंकि टेम्परेचर के साथ वेरिएशन आ रही है, सो एन एमिटर रजिस्टर, तो लिहाजा एक एमिटर रजिस्टर जो है
ठीक है जी, उसको ऐड किया जाता है। टू स्टेबलाइज इज एडेड टू स्टेबलाइज द क्यू पॉइंट। क्यू पॉइंट को स्टेबलाइज करने के लिए, ठीक है जी, क्यू पॉइंट को स्टेबलाइज करने के लिए एक आर ई ये रेजिस्टेंस, एमिटर रेजिस्टेंस जो है उसको ऐड करना पड़ता है। ठीक है जी, अब वोल्टेज डिवाइडर बायस इक्वेशंस जो है उनको हम देखते हैं। तो चलें आपको इक्वेशंस जो है वोल्टेज डिवाइडर बायस की उनको कैलकुलेट करके देखते हैं। वोल्टेज डिवाइडर बायस इक्वेशंस नेक्स्ट हमने देखना है। वोल्टेज डिवाइडर बायस इक्वेशंस। तो जो रेजिस्टेंसेस R1 और R2 हैं आर कॉल्ड बायसिंग रेजिस्टर्स। द रेजिस्टेंसेस R1 and R2 are called बाइसिंग रेजिस्टेंसेस। इनको हम बाइसिंग रेजिस्टेंसेस का नाम देते हैं क्योंकि ये बाइसिंग कर रही होती हैं। एंड काज डिवीजन ऑफ VCC एट बेस ऑफ ट्रांजिस्टर एंड काज डिवीजन, और ये डिवीजन करती हैं VCC की एट बेस ऑफ ट्रांजिस्टर। of VCC at base of the ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर की बेस के ऊपर VCC की के अंदर जो डिवीजन है उसको जनरेट करती हैं। तो R1 और R2 क्रिएट करती हैं एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी इन द क्यू पॉइंट ऑफ द सर्किट। R1 and R2 create the extra stability in the Q point of transistor। ऑफ सर्किट कह रहे हैं। तो बेसिकली जो है जो रेजिस्टेंस R1 एंड R2 हैं वो बाइसिंग रेजिस्टेंसेस हैं, यानी कि ये बैटरी के तौर पर आपने रेजिस्टेंस को यूज़ किया है। और ये जो VCC है, जो VCC कलेक्टर वोल्टेज है, कलेक्टर वाली जो बैटरी है उसको डिवाइड कर देती है एट ए बेस ऑफ ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर की बेस के ऊपर। लिहाजा R1 और R2 जो है फिर ये चूँकि बाइसिंग की रेजिस्टेंसेस हैं इसलिए ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देती हैं क्यू पॉइंट को सर्किट के अंदर। अब हमारे पास जो स्टेप 1 है वो है थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट होता है कि आप किसी सिंगल सोर्स के साथ रेजिस्टेंसेस लगा दें, तो किसी सिंगल सोर्स के साथ रेजिस्टेंसेस लगा के जो सर्किट आप बनाते हैं उसको आप थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट जो है वो कहते हैं। तो अब हम पहले नंबर पर देखते हैं स्टेप 1 जो है इसके अंदर इन इक्वेशंस को राइट डाउन करने के लिए। स्टेप 1, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट।
ये पहला स्टेप जो है वो हम यूज़ करेंगे। अब आप देखेंगे बेस टर्मिनल को, लुक आउट फ्रॉम द बेस टर्मिनल, लुक आउट फ्रॉम द बेस टर्मिनल। अब बेस टर्मिनल जो है अगर उसको देखें तो जो बेस सर्किट है इसको हम रीड्रा कर सकते हैं एक फिगर के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास फिगर ए थी, तो द बेस सर्किट कैन बी रीड्रा इन फिगर बी। क्योंकि थेवेनिन थ्योरम लगाना है तो हम बेस सर्किट को फिगर बी के अंदर जो है वो रीड्रा करेंगे। तो मैं इसको रीड्रा करता हूँ इस सर्किट को। तो आप देखेंगे ये उसी तरह हमारे पास ट्रांजिस्टर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है और ये एमिटर है। ये हमारे पास NPN ट्रांजिस्टर है। यहाँ पर इसके साथ ये RC रेजिस्टेंस जो है वो लगी हुई है और इधर ये हमारे पास RE रेजिस्टेंस जो है वो लगी हुई है, ठीक है। अब इधर इस तरफ ये चूँकि बेस है तो ये जो वोल्टेज आ रहा है ये है VBE, ये VBE वोल्टेज है। यहाँ पर ये RE है, इस तरफ IC करंट आ रही है, इस तरफ IE करंट जो है वो आ रही है। अब आप अप्लाई करें जो थेवेनिन थ्योरम है टू द सर्किट ऑफ लेफ्ट पॉइंट ए, ये जो लेफ्ट पॉइंट है ए, इसके ऊपर नाउ अप्लाई द ये इसको आप कह लें कि ये फिगर बी है। तो नाउ अप्लाई द थेवेनिन थ्योरम ऑन द लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट साइड जो है इसकी ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ पॉइंट ए, पॉइंट ए की लेफ्ट साइड पर। अब थेवेनिन थ्योरम को अप्लाई कर दें। तो जब थेवेनिन थ्योरम को आप अप्लाई करेंगे तो इन दिस पार्ट ऑफ सर्किट VCG इज प्लेस्ड बाय अ शॉर्ट टू ग्राउंड एंड ट्रांजिस्टर इज डिस्कनेक्टेड। तो अगर मैं यहाँ पर ये फिगर बनाऊँ तो ये देखें आप, ये फिगर C एक आ रही है ये, ठीक है। इस फिगर C के अंदर ये आपके पास RE और ये हमारे पास प्लस VCC है और ये रेजिस्टेंस R1 है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस आ रही है ये रेजिस्टेंस R2 है, इसको कह दें ये फिगर C है, ठीक है। ये इक्वलेंट सर्किट है आपके पास। इन दिस पार्ट ऑफ सर्किट VCC, अब ये जो पार्ट है सर्किट का, इन दिस पार्ट ऑफ ए सर्किट, ये जो पार्ट है सर्किट का VCC is replaced by short to ground, is replaced
बाय शॉर्ट टू ग्राउंड, VCC को आपने रिप्लेस कर दिया है बाय शॉर्ट टू ग्राउंड एंड ट्रांजिस्टर इज डिस्कनेक्टेड, and transistor is disconnected. और ट्रांजिस्टर जो है वो डिस्कनेक्टेड हो गया क्योंकि शॉर्ट सर्किट हो गया, तो ट्रांजिस्टर अब डिस्कनेक्टेड है। तो जो वोल्टेज है एट पॉइंट ए उसको हम कहेंगे थेवेनिन वोल्टेज। ठीक है जी, जो वोल्टेज आ रहा है हमारे पास यहाँ पर, ये इधर ये पॉइंट ए जो है, ठीक है, ये जो वोल्टेज पॉइंट ए के ऊपर आ रहा है इस वोल्टेज को हम कहेंगे थेवेनिन वोल्टेज। तो द वोल्टेज at point A is known as थेवेनिन वोल्टेज, और इसको हम थेवेनिन वोल्टेज का नाम देंगे गिवन एज, और इसकी वैल्यू होगी VTH इज इक्वल टू R2 ओवर R1 प्लस R2, ये वोल्टेज डिवाइडर लगा दिया VCC। तो थेवेनिन रेजिस्टेंस जो है, द थेवेनिन रेजिस्टेंस इज गिवन एज, तो जो थेवेनिन रेजिस्टेंस है वो आपके पास आ जाएगी RTH इज इक्वल टू R1 R2 R1 प्लस R2। अब जो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट है इसको कनेक्ट कर दें विद द बेस ऑफ द ट्रांजिस्टर एज शोन इन फिगर डी। तो now connect the थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। तो जो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट है with the base of a transistor as shown in figure D, जैसे कि फिगर डी में शो किया गया है। तो आप देखेंगे ये फिर उसी तरह ही हमारे पास ये बेस, एमिटर, ये NPN ट्रांजिस्टर, ये कलेक्टर। ठीक है जी, बेस के साथ आप जो है आप कनेक्ट कर दें थेवेनिन रेजिस्टेंस को, ये प्लस V थेवेनिन वोल्टेज हो जाएगा, ये RTH थेवेनिन रेजिस्टेंस हो जाएगी, प्लस माइनस IB, ये करंट जा रही है इस तरफ, इसको ग्राउंड कर दें, ये RE आपके पास रेजिस्टेंस है, ये हमारे पास वोल्टेज प्लस माइनस जा रहा है VBE। ठीक है जी, और इधर उसी तरह हमारे पास ये RC
ये प्लस वी सी सी और ये आर सी और रेजिस्टेंस जो है वो आ जाएगी। अब यहाँ से आई सी करंट आ रही है, इस तरफ आई ई करंट आ रही है, ठीक है जी। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पर भी पॉजिटिव नेगेटिव, इधर भी नेगेटिव पॉजिटिव, और इधर वोल्टेज जो है ये वी सी ई के बराबर है। अब ये हमारे पास जो स्टेप 2 है उसमें हमने बेस करंट फाइंड करनी है। स्टेप 2, फाइंड बेस करंट आई बी। अब यहाँ पर जो है वो हमने बेस करंट आई बी जो है उसको फाइंड करना है। तो अप्लाई किरचॉफ रूल अराउंड द इक्विवेलेंट बेस एमीटर लूप। अप्लाई किरचॉफ वोल्टेज रूल अराउंड इक्विवेलेंट बेस एमीटर लूप to find base current IB। अब आप देखेंगे जब आप ये लगाएंगे इसके ऊपर बेस एमीटर लूप के ऊपर, तो ये बेस और ये एमीटर, ये वाली जो लूप है, तो वी टी एच माइनस आई बी आर टी एच माइनस वी बी ई माइनस आई ई आर ई इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन जो है ये हमारे पास आ जाएगी। तो आई बी और आई सी, आई ई जो होती है वो आई बी और आई सी के बराबर होती है। आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, तो ये वैल्यू इधर पुट कर दें, तो वी टी एच माइनस आई बी आर टी एच प्लस वी बी ई माइनस आई बी प्लस आई सी आर ई इज इक्वल टू 0। अब आई सी जो है इसके अंदर ये बीटा आई बी के बराबर होता है, क्योंकि बीटा जो होता है वो आई सी ओवर आई बी के बराबर होता है। तो आई सी जो है ये बीटा आई बी के बराबर होगी। तो ये वैल्यू जो है वो आप ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर आई सी की जगह पर इसको सब्स्टिट्यूट कर दें, तो वी टी एच माइनस आई बी आर टी एच प्लस वी ई बी माइनस आई बी प्लस बीटा आई बी आर ई इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन जो है वो आ जाएगी। अब इसको हम राइट डाउन कर सकते हैं। यहाँ से आई बी जो है वो कॉमन निकल आएगा, तो वी टी एच माइनस आई बी आर टी एच माइनस वी बी ई माइनस 1 प्लस बीटा आई बी आर ई इज इक्वल टू 0।
तो अब आप यहाँ से जो आई बी है, ठीक है, एक आई बी के साथ ये टर्म आ रही है, एक आई बी के साथ ये टर्म हमारे पास आ रही है। तो इसको वी कैन सॉल्व वी थर्मल माइनस वी बी ई इज इक्वल टू, इनको उस तरफ ले जाए, तो आई बी आर थर्मल प्लस 1 प्लस बीटा आई बी आर ई। तो वी थर्मल माइनस वी बी ई, यहाँ से अगर मैं आई बी को कॉमन निकालूं तो अंदर आर थर्मल प्लस 1 प्लस बीटा आर ई के बराबर आ जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ से आई बी की वैल्यू विल बी इक्वल टू वी टी एच माइनस वी बी ई डिवाइडेड बाई आर टी एच प्लस 1 प्लस बीटा आर ई। तो ये हमारे पास आई बी की वैल्यू जो है वो निकल आएगी। ठीक है जी। अब अगला स्टेप ये है कि आपने जो है वो कलेक्टर करंट जो है उसको फाइंड करना है। ये तो आपने बेस करंट जो है वो फाइंड कर ली। नाउ स्टेप 3, फाइंड द कलेक्टर करंट आईसी। अब कलेक्टर करंट आईसी, तो हमें पता है कि आईसी जो है वो बीटा आई बी के बराबर है। तो इसके अंदर आप ये आई बी की जो वैल्यू निकाली उसको पुट कर दें, तो आई सी इज इक्वल टू बीटा वी थर्मल माइनस वी बी ई आर टी एच, थर्मल नहीं है टी एच है, प्लस 1 प्लस थेवेनियन, इसका मतलब है आर भी मैं गलती से बोल रहा हूँ, थर्मल नहीं है ये थेवेनियन है। तो ये आईसी की वैल्यू जो है वो निकल आएगी। अब स्टेप 4 के ऊपर हमने फाइंड करना है कलेक्टर एमिटर वोल्टेज वीसीई। स्टेप 4 टू फाइंड वीसीई। अब हमने वीसीई जो है वो फाइंड करना है। तो अब जो है वो आप अप्लाई करें किरचॉफ वोल्टेज रूल अराउंड द कलेक्टर एमिटर लूप। जो कलेक्टर एमिटर यानी कि ये वाली, ये कलेक्टर एमिटर लूप के ऊपर अप्लाई करें। अप्लाई KVL ऑन कलेक्टर एमिटर लूप। इसको कलेक्टर एमिटर लूप जो है उस पर अप्लाई करें और आउटपुट लूप टू फाइंड VCE को फाइंड करने के लिए। अब आउटपुट लूप जो है वो उसको आप यूज़ करेंगे। उसको यूज़ करके हम देखते हैं, तो ये आ जाएगा आउटपुट के ऊपर। आप देखें कि VCC माइनस ICRC माइनस VCE माइनस IERE इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। ये आ जाएगा हमारे पास, आउटपुट के ऊपर हमने लगाया। अब चूंकि
आई सी जो है वो आई ई के इक्वलेंट है, ठीक है, यानी कि जितनी आई सी है उतनी आई ई है। तो वी सी सी माइनस आई सी आर सी माइनस वी सी ई माइनस आई सी आर ई इज इक्वल टू 0। अब यहां से अगर मैं वी सी ई को उस तरफ ले जाऊं तो वी सी ई इज इक्वल टू वी सी सी माइनस आई सी आर सी माइनस आई सी आर ई। तो ये आ जाएगा वी सी सी माइनस आई सी को कॉमन निकाल लें तो आर सी प्लस आर ई, ये वैल्यू आ जाएगी। तो जो वैल्यूज हैं, द वैल्यूज ऑफ आई सी एंड वी सी ई गिव्स द ऑपरेटिंग पॉइंट ऑफ ट्रांजिस्टर। वी सी और आई सी जाहिर बात है ये आउटपुट के ऊपर, इनके ऊपर डीसी लोड लाइन ड्रा की जाती है। तो ये आपको जो है वो ऑपरेटिंग पॉइंट जो है वो प्रोवाइड कर देती हैं। तो ये दिस इज द वोल्टेज डिवाइडर रूल, जिसमें थेवेनिन रूल हमने लगाया, और वोल्टेज डिवाइडर को लगा कर आप देख सकते हैं कि आपने इजीली जो है वो वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ली, आई बी की, वी सी ई की, और इसके बाद आई सी की। ये सारी वैल्यूज़, बेस करंट, कलेक्टर करंट, ये सारी वैल्यूज़ जो हैं इनको आपने कैलकुलेट करके देख लिया है, ठीक है। तो ये इसको कहते हैं वोल्टेज डिवाइडर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आज मैं अब इधर जो है वो इसको एंड करता। तो अगला फिर हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में हम स्टडी करेंगे कॉमन एमीटर एम्पलीफायर के लिए वोल्टेज डिवाइडर सर्किट जो है, कॉमन एमीटर एम्पलीफायर सर्किट के लिए वोल्टेज डिवाइडर सर्किट जो है उसको स्टडी करेंगे। तो बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।